अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। एफआईए के साबिक डीजी बशीर मेमन के तहलका खेज इंकशाफात और इल्जामात के बाद वज़ीर-ए-आज़म समेत उनकी काबीना के अहम वज़रा मुसलसल तनकीद की जद में थे और हुकूमत पर शफाफ तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम और मानसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के मौकिफ तो सामने आ चुके थे और उन्होंने बशीर मेमन के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने के ऐलानात भी कर दिए हैं। आज इस मामले में बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म को मौकिफ भी सामने आ गया। इमरान खान ने चंद सहाफियों से मुलाकात के दौरान बशीर मेमन के इल्जामात को आज यकसर मुस्तरद कर दिया और बेबुनियाद उन्हें करार दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कल एक हैरान कुन पेशरफ भी सामने आई जब पैमरा का सहारा लेते हुए मीडिया पर एक और गदगद लगाने की कोशिश की गई। मीडिया को कंट्रोल करने की ताजा कोशिश जो है वो गुज़श्ता रोज पैमरा की तरफ से जारी वो नया नोटिफिकेशन है जिसमें चैनल्स को पाबंद रहने की हिदायत जारी की गई है कि काबीना के इजलास के फैसलों के हवाले से चैनल्स वही रिपोर्ट करें जो कि वजीर इत्तलात बताए, यानी ब्रीफिंग्स में बताएं। पैमरा नोटिफिकेशन के मुताबिक काबीना इजलास के दौरान ही मीडिया इन इजलासों की गैर मुसद्दिका और कयास रायों पर मबनी खबरों को जराए से नशर कर देता है, शुरू कर देता है जो हकायक से आरी होती हैं। इस पर सहाफी तंजीमों की जानिब से भी बड़ा एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, लेकिन इसमें ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि वफाकी वजीर जो है वजारत जो है इत्तलात और नशरियात की, उन्होंने सहाफी तंजीमों से राब्ता करके उनकी जो राय है वो भी ऑन बोर्ड लेने के ऐलान जो है वो उसका कर दिया है। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, आज उन्होंने का हल्फ भी लिया, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फरूक हबीब साहब। फरूक हबीब साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आगाज करेंगे जो बशीर मेमन साहब के बड़े संगीन इंकशाफात थे, इल्जामात थे खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर, खुसूसन जो काजी फायज ईसा का मामला था। अब क्या होना है? क्या फरोग नसीम साहब और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब रिजाइन दे रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी आज बाकायदा तौर पर उनसे रिजिग्नेशन का जो है वो मुतालबा कर दिया है। नहीं, देखे बात ये है, ये तो किसी की ख्वाहिश हो सकती है ना। और आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें ना, एक तरफ से फैसला आता है, दूसरी तरफ से 12वां खिलाड़ी जो है वो फरमाइश के तौर पे उतार दिया जाता है मैदान में। अब आप ये देखें कि बशीर मेमन, एक बुनियादी सवाल आपके सामने रख देता हूं कि आसिफ अली जरदारी का जाली अकाउंट्स का केस था जिसमें पता चला कि मुर्दों के अकाउंट्स में से फलूदे वाले के अकाउंट्स में पैसे निकल रहे हैं। बड़े मुतहरक अंदाज से काम कर रहे थे। उसी अदवार का, यानी कि उसी टाइम पीरियड का जब एक्स-डीजी एफआईए थे, तो शहबाज शरीफ का भी एफआईए के सामने केस सामने आया जिसमें अब चीजें सामने आ रही हैं कि 25 बिलियन का मामला है। जिस तरीके से सलमान शहबाज के अकाउंट्स में टीटियां आई, शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में टीटियां आई, हमजा शहबाज के अकाउंट्स में टीटियां आई, मॉडल टाउन का घर किन पैसों से खरीदा गया 96 का, तहमीना दुरानी को विस्परिंग पाइन के जो फ्लैट्स लेकर दिए गए वो किन पैसों से खरीदे गए, और 1999 के अंदर शहबाज शरीफ 25 लाख मालियत की जाए उनकी वर्थ थी, फिर 2.5 करोड़ हुई, फिर 7 करोड़ हुई, 2018 में 7 अरब हो गई। तो उसके ऊपर अगर आप देखें तो कंप्लीटली जो है वो कोई कार्रवाई नहीं थी। क्या उस वक्त हाथ बंधे हुए थे, या उस वक्त बशीर मेमन जो है वो शरीफ खानदान को खुश कर रहे थे उस एवज के ऊपर जिस एवज के ऊपर उनको डीजी एफआईए लगाया गया, या उस एवज के ऊपर जिस एवज के ऊपर इन्होंने आईजी आजाद जम्मू कश्मीर के तौर के ऊपर पीएमएलएन को इलेक्शन जितवाया था। तो उस मामलात के ऊपर अगर आप देख लें तो एक सिंगल लफ्ज भी उन्होंने अपने किसी टीवी इंटरव्यू में शरीफ खानदान के खिलाफ नहीं बोला। क्या शरीफ खानदान जो है वो दूध का धुला हुआ है? कंकॉटेड स्टोरीज पेश कर रहे हैं और उन स्टोरीज का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर वजीर आजम ने एफआईआर कटवानी होती तो जो मौजूदा डीजी है तो उससे भी कटवा लेते, उसकी तरफ से तो कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि वो 12वें खिलाड़ी का किरदार अदा कर रहे हैं पीएमएलएन का, और पीएमएलएन जब पीडीएम में नाकाम हो गई तो बशीर मेमन को सामने ले आए, और ये उसकी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। अब इधर से मुतालबा शुरू करवा दिया भी क्यों फिरोग नसीम दे दे रिजाइन, क्यों दे दे भी शहजाद अकबर रिजाइन, उन्होंने क्या गुनाह कर लिया? आप ये बताएं, वज़ीर-ए-आज़म कुछ साथियों से भी मिले, बशीर मेमन के इल्जामात को उन्होंने रद्द किया, लेकिन सिर्फ इल्जामात मुस्तरद करने से तो फरोख साहब बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि बशीर मेमन ने ये इल्जामात वज़ीर-ए-आज़म की जात पर बराह रास्त लगाए हैं, बड़े सीरियस इल्जामात हैं, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को खुद इन इल्जामात पर पब्लिकली बात करनी चाहिए और अपनी सफाई देनी चाहिए। देखे पीएम बहुत ज्यादा क्लियर है बतौर जो है वो डीजी एफआईए के तौर के ऊपर जो है वो रिपोर्टेबल टू
प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, मुझे नहीं पता जब ये बात कर रहे थे उस वक्त गालमन हमारे जो है वो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद इदारा तो गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, तो यूजुअली जो है वो DGFIA आके जो है वो ब्रीफिंग्स देते हैं, और मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर PM की साइड के ऊपर कभी किसी को जो है वो पिन पॉइंट किया हो। इस हवाले से बहुत सारे लोग थे। अब ख्वाजा आसिफ हैं, तो ख्वाजा आसिफ जो है वो एक ही वक्त में वजीर खारजा भी थे और मुल्क के वजीर दफा भी थे, और दूसरी तरफ जो है वो एक कंपनी से, बैरून मुल्क कंपनी से तनख्वाह भी ले रहे थे, कामा होल्डर भी थे। वो जो उनकी लाखों रुपया महाना उनके अकाउंट्स के अंदर आ रहा था, वो इन्वेस्टिगेट क्या नहीं होना चाहिए था? और वो तो किसी को पिन पॉइंट करने वाली बात नहीं है। और बुनियादी चीज फिर एक और ये आ जाती है, क्या ये सब दूध के धुले हुए हैं? इन सब के ऊपर अपने अपने अलग अलग केसेस हैं, और हमारे दौर के बनाए हुए केसेस नहीं है। इनके ऊपर तो केसेस इनकी अपनी हुकूमत के अंदर शुरू हो गए थे। आप ये देखें ना कि जो पनामा का केस था वो PMLN की अपनी हुकूमत के दौरान आ गया था। आप ये देखें कि इनके जो ब्यूरोक्रेट्स पकड़े जाने शुरू हुए थे वो इनकी अपनी हुकूमत के अंदर पकड़े जाने शुरू हो गए थे। ये आशियाना का, साफ पानी केस का, ये इनकी अपनी हुकूमत के अंदर शुरू हो गए थे। तो क्या उस वक्त जो फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, क्या उसका काम नहीं बनता था कि वो जिन जगहों के ऊपर ये चीजें नजर आ रही हैं और वो चीजें उनके ऑर्बिट में आती हैं, उनके ऊपर एक्शन लें? तो मुझे तो वही सिचुएशन, मुझे बशीर मेमन में और साबका नैब चेयरमैन कमर जमान में कोई फर्क नजर नहीं आता। जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसकी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की थी, और जाके वाजे अपनी जो है वो शो कर दी थी एनेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसपे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया ने कहा था कि आज नैब हमारे सामने फौत हो गया। तो ये इस किस्म का मामला है कि आप एक तरफ तो कार्रवाई कर रहे थे, दूसरी तरफ जो अपने मास्टर्स को आप फेवर दे रहे थे। या तो कार्रवाई क्रॉस द बोर्ड करते, मैं आज आपको कहता यार आप बड़े इंटेग्रिटी वाले हैं, आपकी बातों में बड़ा वजन है, और ना ये बातें उस वक्त क्यों नहीं की? बशीर मेमन ने बातें की 1.5-2 साल पहले भी मुख्तलिफ साथियों से कर चुके थे, मुझे जाती तौर पर वो बता चुके थे 2 साल पहले। हो सकता है वो कुछ बातें तो बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उन पर दबाव डाला कि जी आप शरीफ खानदान के खिलाफ जो है दहशतगर्दी के चार्जेस लगाए, ये तो FIA का काम ही नहीं है। इस पर वजीर आजम को खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि बशीर मेमन जो है वो ना सिर्फ तारीखें बता रहे हैं, जगह भी बता रहे हैं, सारा सब कुछ बता रहे हैं, तो खुलकर खुद वजीर आजम को बोलना चाहिए इस पर। नहीं, देखें बात यह है कि शहजाद अकबर ने उनको नोटिस भेज दिया है। फरोग नसीम साहब जो है वो टीवी के ऊपर सामने आ चुके हैं, और शहजाद अकबर तो अदालत में लेके जा रहे हैं ना, ये अपने सबूत लेके जाएं। मुझे बताएं दुनिया में किस मुल्क में ऐसा हो सकता है कि आप मीडिया के ऊपर बैठकर बगैर किसी सब्सटेंस के, बगैर किसी एविडेंस के, अनसब्सटेंशियल आप एलिगेशंस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लगा दें? वेस्ट में तो ऐसा नहीं होता, ना ही ऐसा वहां पर टीवी प्रोग्राम्स में होता है कि जब तक उनको यकीन ना हो कि ये एविडेंस बेस्ड बात करेगा वो शो टेलीकास्ट हो जाए। चले यहाँ पर वो शो टेलीकास्ट हो गया, लेकिन वो अब सबूत ले जाए ना, वहां पर पता चल जाएगा। और ये तो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो बार बार बात होती है, वो तो एक हकीकत है कि उनके कामे सामने आए। वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसका फैसला केस सुना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना हुआ है। क्या हमारा ये जानना हक नहीं है? और ये काबीना का फैसला था, काबीना का ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं, काबीना रिकॉर्ड का हिस्सा है। काबीना ने कहा था कि चेक करें जी कि साबका वजीर खजाना, साबका वजीर खारजा, साबका वजीर दफा जो इंतहाई अहम पोजीशंस के ऊपर थे, वो किससे तनख्वाह ले रहे थे, किसके एजेंडा पे, किसकी पे रोल के ऊपर काम कर रहे थे? तो क्या ये जानना हमारा काम नहीं बनता? ये सवाल आप उनसे भी पूछ लें, और ये सवाल आप PMLN से भी पूछ लें कि ये कामे रख के जो बैठे हुए थे, जो तनख्वाहें ले रहे थे, उसकी एवज ये क्या सर्विसेज दे रहे थे? तो ये काम FIA का ही है इन्वेस्टिगेट करना। FIA नहीं करेगी तो क्या जाकर इसको कोई एंटी करप्शन का महकमा करेगा? या इसका आए हैं और इस पर ये सब कुछ चल रहा है। ये बताइएगा, पेमरा ने एक हिदायतनामा जारी किया है कि काबीना मीटिंग सिर्फ ब्रीफिंग के जरिए रिपोर्ट की जानी चाहिए। अब मीडिया की जानिब से आपने देखा कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उस पर आ गया होगा, क्योंकि एक ब्लैंकेट सेंसरशिप की एक और कोशिश है आपकी गवर्नमेंट की जानिब से। अब देखिए, हमारा काम तो रिपोर्ट करना है हकायक के साथ, लेकिन अगर हम सिर्फ ब्रीफिंग पर ही इक्तिफा करना शुरू कर दें तो ये सहाफत तो ना हुई फिर फरूख हबीब साहब। और बिल्कुल इंशाल्लाह
इसमें जो ये इश्यूज हैं जिस किस्म की आपने बात की, बात को सुनने के लिए हम ओपन हैं और हमारे जो है वो दरवाजे भी खुले हैं। लेकिन इसमें एक बुनियादी चीज है जो कि मैं समझता हूं कि जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। जो काबीना है, काबीना का मतलब है गवर्नमेंट, हुकूमत। और काबीना के अंदर जो डिसीजंस होते हैं उन डिसीजंस को अगर आप ज़राए के नाम से अनवेरिफाइड जो है वो खबर चलती है तो बाज़ औक़ात उसका बैकलैश ये होता है कि बाज़ औक़ात इश्यूज को मुल्की सलामती से मुतल्लिक़ भी हो सकता है। बाज़ औक़ात कोई इशू ऐसा हो सकता है कि जो इकॉनमी से रिलेटेड हो और कोई ऐसी खबर चल जाए कि जो वेरीफाइड नहीं है, ज़राए से चली है, जिससे सनसनी फैल जाती है और आपका एक मार्केट सेंटीमेंट जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो लिहाजा ये कोई खबर का गला घोंटने का वाला मामला नहीं है जो इससे एक तासुर लिया गया है, बल्कि ये इसको स्ट्रीमलाइन और इसको चैनलाइज करने के लिए और मोर वेरीफाइएबल बनाने के लिए जो है वो ये इकदाम लिया गया है। और इसके ऊपर यकीनन हम अपने तमाम जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं, रिपोर्टर्स हैं, मीडिया के नुमाइंदगान हैं, उसके ऊपर हम इनको सेंसिटाइज करने के लिए भी तैयार हैं और इनकी बात सुनने के लिए भी तैयार हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि सनसनी न्यूज की सेंसेशनलाइजेशन के अंदर कहीं ये ना हो कोई ऐसी चीज चल जाए कि सिर्फ फिर मिनिस्ट्री ऑफ वजारतें इत्तलात और नशरियात या बाकी सब मिनिस्ट्रियां उसकी वजाहतें और तदीदें ही पेश करते रहें। और हमेशा ये होता है कि जो चीज फर्स्ट गो में चल जाती है और बुनियादी तौर के ऊपर काबीना का तो जो एजेंडा होता है वो तो हमेशा आपको पता है पहले एजेंडा सामने आ जाता है, मीडिया में भी सामने आ जाता है। उसी एजेंडा बेस एवरी ट्यूसडे मीटिंग होती है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है और उसके बाद उसकी ब्रीफिंग हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात देखने में ये आया है कि एक तो मीडिया का काम है ना वो पब्लिक इंटरेस्ट को रिपोर्ट करना होता है और ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि काबीना के अंदर आपके जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक मीडिया को खबरें फीड कर रहे होते हैं। जिम्मेदार सहाफत करना हमारा भी काम है, लेकिन हुकूमत का भी काम है अपने हाउस को ऑर्डर में रखना। वज़ीर-ए-आज़म मुतअद्दिद बार इस पर एक्शन भी ले चुके हैं। काबीना के अंदर जो खबर है वो बाहर कैसे आ जाती है। अगर आप इस मसले को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा, फिर मीडिया के बारे में सोचें। देखें आदिल, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूं कि एक हेल्दी डिबेट है ना। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने फील की और आप इस हवाले से भी खुले ज़हन के साथ बात कर रहे हैं। हमारा भी उसी तरीके से जो है वो हम ओपन माइंडेड हैं इस लिहाज से। और मैं समझता हूं कि सिर्फ ये इशू नहीं है, मैंने आपको जिस तरह बताया कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिन इश्यूज की जब वो पब्लिक में जाते हैं और जाके फैक्ट्स डिस्टॉर्ट होकर सामने आते हैं, या जिस तरह आपने बात की कि सिर्फ काबीना में बैठे किसी बंदे का अपना एंगल तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाहर बहुत सारे लोग हैं जिनका उनको अपना पेश करने के अंदाज के अंदर भी अपना एंगल हो सकता है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इन दोनों चीजों के अंदर हुकूमत ने और मीडिया ने हमने मिल के एक बैलेंस क्रिएट करना है। इसका एक मिड ऑफ द वे निकालना है कि इसका एक तरीकाकार क्या हो सकता है, इसका एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसको किस तरीके से हम चैनलाइज करें। हम ज़रायों के या आपके सोर्स के खिलाफ तो नहीं है, एक सहाफी का सोर्स ही तो होता है जो उसके पास होता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अच्छा और क्रेडिबल सहाफी होता है वो हमेशा अपने सोर्स को भी मल्टीपल ज़रायों से कंफर्म करता है। यहां पर बाज़ औक़ात ये देखने में आता है, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करता, मैं जनरली बात कर रहा हूं, और आप भी अक्सर ये देखते हैं कि ऐसी खबरें चल जाती हैं जिन खबरों का सर से न सर होता है ना पांव होता है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो डैमेज बहुत बड़ा कर जाती हैं। तो लिहाजा किसी जगह के ऊपर तो हमें आप समझ लें कि एक एसओपी इसको कह लें, इसको आप एक ऐसा, मैं आपसे तक तो मुतफिक हूं, आप खबर को रोकना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक तरीकाकार वजह करना होगा। देखिए साफी के पास जब खबर आ जाती है, क्रेडिबल सोर्स से आ जाती है, वो सिर्फ आपसे कंफर्म या डिनाई करने के लिए आपसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप वो ना करें तो हम खबर रोक नहीं सकते, एज लॉन्ग एज कि हम खुद क्लियर हैं कि ये मुसद्दिक का खबर है, हमें तो खबर चलानी है। तो आपको ये तरीकाकार तय करना होगा कि आपको कंफर्मेशन देनी है साफी को और बर वक्त देनी है या नहीं। देखिए डेफिनेटली ये तो मैं समझता हूं कि हमेशा आप एक बात आप देखते होंगे, आपके मुशाहिदे में आती है कि जो भी एक अच्छा सहाफी है और वो सहाफी इक़दार को समझता है, उसको प्रैक्टिस करता है, वो हमेशा उस चीज को वेरीफाई करता है किसी चीज को चलाने से पहले। और अक्सर औकात हमारे साथ भी हो रहा होता है, लोग हमसे पूछ रहे होते हैं
कि यार हमें ये चीज मालूम पड़ी है, इसमें कोई हकीकत है या नहीं है। तो जहां तक हमारी बसात होती है, हमें जो मालूम होता है, हम उसको उस हवाले से उसकी गाइडेंस और उसकी रहनुमाई कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे एंड के ऊपर भी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपको भी इसके ऊपर काम करना होगा। और अब हम तो बिल्कुल एक क्लोज वर्किंग रिलेशन के अंदर जो है वो काम करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आपको हम और करीब लेकर आए। हमारी तो वो डिस्टेंसिंग की पॉलिसी नहीं है। अच्छा फौज, आप एक अच्छा इजाफा है इंफॉर्मेशन में, लेकिन 3-4 इससे पहले भी वुज़रा आपके तब्दील हो चुके हैं। जो भी पिछला जाता है वो अगले की टांगे काटने में लगा होता है। शिबली फराज साहब जो हैं वो अपने फवाद चौधरी साहब की जो साइंस और टेक्नोलॉजी में कारकर्दगी है उसको अंडरमाइन करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब ऐसे बयानात जो हैं वो आपकी गवर्नमेंट को के लिए अच्छे नहीं है। मतलब कि कैसी गवर्नमेंट है कि एक बंदा आता है वो दूसरे के पीछे पड़ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। ये मामलात कब सुधरेंगे आप लोगों के? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो बिल्कुल जो है आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जो काम है वो तो एक तो मीडिया कम्युनिकेशन के साथ साथ उसकी मीडिया मैनेजमेंट भी है। जो गवर्नमेंट की हमारे अच्छे काम हैं उनको पब्लिसिटी भी उसकी करनी है, उनको हाईलाइट भी करना है, आप लोगों को भी साथ में जो है वो लूप के ऊपर लेके रखना है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी हमारी इसके ऊपर जो फेडरल मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी हैं, मैं उनके साथ अभी इजाफा हुआ है, और जो हमारे दोस्त साथ काम कर रहे हैं इसके ऊपर बिल्कुल एक नई स्ट्रेटजी के साथ हम सामने आ रहे हैं, और उसमें आपको ये चीजें नजर आएंगी। अगर किसी जगह के ऊपर कोई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग इलेक्शंस हो चुके हैं कराची NA 249 में, रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। आपको सीधा कराची लिए चलेंगे एक ब्रेक। बल्कि मैं काजी कराची के हल्के NA 249 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ अभी तक आने वाले जो अभी तक ट्रेंड सामने आ रहा है उसमें काफी पीछे है, 5वें-6ठे नंबर पर है। नून लीग फिलहाल नून लीग के मिफ्ता इस्माइल जो है वो लग रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात का मार्का अभी तक आने वाले नताइज के मुताबिक सर करने में सबसे आगे है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो सबसे आगे होना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है। गुज़श्ता आम इंतखाबात में यहाँ से उनके एक ताकतवर वजीर समझे जाने वाले तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा फैसल वाडा यहाँ से जीते थे। ऑल्दो उनकी जीत पर भी काफी सारे सवालिया निशान थे, लेकिन बहरहाल जीत उन्हीं की हुई थी। अब की बार क्या सिचुएशन है कराची में, इस वक्त आपको सीधा लिए चलेंगे NA 249 में। इमरान अहमद डॉन के करस्पॉन्डेंट वहां मौजूद है। इमरान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या सिचुएशन है, अब तक कितने रिजल्ट सामने आ चुके हैं और उससे क्या हमें पता चल रहा है? ट्रेंड क्या आपको लगता है कि यहाँ से बाकी मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो निकल जाएंगे? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि तकरीबन 56% जो है पोलिंग स्टेशन की वो अब तक जो है वो उसके जो रिजल्ट है वो सामने आए हैं। तकरीबन 44% अभी तक पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आए हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक रिजल्ट सामने नहीं आएगा उस वक्त तक आप नहीं कह सकते हैं कि कौन सी सियासी जमातें जीत रही हैं। मुस्लिम लीग जो है वो अभी पहले नंबर पे ही है, जबकि दीगर सियासी जमातें जो हैं वो कभी कोई सियासी जमात दूसरे नंबर पे आ जाती है, वो फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है। मगर जो एक बड़ा हल्का है जिसमें तकरीबन 44% जो है रिजल्ट आना बाकी है, वो आएगा तो ही फैसला हो पाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। क्योंकि ये भी बताया गया, क्योंकि हमारी जो इलेक्शन कमीशन में जो दीगर लोग हैं उनसे बात होती है, उनका यही कहना है कि अभी जो रिजल्ट आ रहा है वो ऐसे ही हल्के हैं कि जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग मजबूत है। अभी बहुत सारे हल्के ऐसे हैं कि जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग मजबूत नहीं है, वहां के जब रिजल्ट आएगा तो ही आप बता सकते हैं कि कौन सी सियासी जमात जीत रही है। अगर ये बात सही है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ही हल्कों के ज्यादातर रिजल्ट आए हैं और उसके अगेंस्ट जो हल्के हैं उसके रिजल्ट अभी तक नहीं आए, तो शायद फिर ये सारे रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि तमाम रिजल्ट आने के बाद ही बताया जा सकता है कि कौन सी सियासी जमात जो है वो बल्दिया टाउन के इलेक्शन में जीती है। मगर अब तक जो फिलहाल जो रिजल्ट आया है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो पहले नंबर पे है, जबकि दूसरी सियासी जमातें जो हैं जिसमें तहरीक इंसाफ है और ख़ास तौर पर MQM है, PSP है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये जो है ये तीसरे और चौथे नंबर पे ही आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग जो नून है वो तकरीबन समझ लें कि जैसे ही रिजल्ट आना शुरू हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो पहले नंबर पे थी और जो अब तक है। मगर यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं से भी हमारी बात हुई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये दावा है कि आपको रुकना पड़ेगा जब तक ये तमाम रिजल्ट नहीं आ जाता, उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी सियासी जमातें यहाँ से विन कर रही हैं। इसी तरह हमने पीएसपी से भी बात की, एमकेएम के जो रहनुमा है उनसे भी बात की, तो हमें ये बताया गया कि टर्न आउट जो है वो काफी स्लो रहा, तो एक्सपेक्टेड कब तक है? तकरीबन घंटे 2 घंटे तक आप समझते हैं कि कुछ क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरफ ये ट्रेंड जा सकता है या ज्यादा टाइम लग सकता है? देखिए, अभी भी मैं जिस पोलिंग स्टेशन के पास मौजूद हूँ यूसी 30 का एरिया है, बल्दिया टाउन सईदाबाद। मेरे पीछे गर्ल्स कॉलेज है बल्दिया टाउन के नाम से। यहाँ पर अभी तक जो पोलिंग स्टाफ का जो अमला है वो अंदर मौजूद है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अंदर मौजूद है। जो टोटल जो यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन थे उनके जो गिनती का सिलसिला है जो वोटों की वो अब तक जारी है। देखिए, वही सिलसिला है कि जब तक ये मुकम्मल गिनती नहीं हो जाती। अच्छा, ये जिस एरिया में हम मौजूद है यहाँ हमारी जो बात हुई है, यहाँ पर जो हमें कैंडिडेट, यहाँ पर मुस्लिम लीग मजबूत हमें नहीं नजर आ रही और दीगर सियासी जमातें हमें जरूर मजबूत यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये जब तक रिजल्ट सारा जो 44% रिजल्ट है वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो ही बताया जा सकता है कि कौन सी सियासी जमातें जो है वो जीती हैं। मगर एक चीज देखनी है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जब हम सुबह से यहाँ पर मौजूद है कवरेज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कैंप था वहां पे हमें फजलुर रहमान के झंडे भी नजर आए, वहां पर उनके वर्कर भी नजर आए, क्योंकि इस हल्के से मौलाना फजलुर रहमान 2002 में यहाँ से इनके सूबाई असेंबली के मेंबर भी यहाँ से जीते थे बल्दिया टाउन के। तो ये एक मजबूत हल्का था मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी, जबकि एएनपी की जानिब से भी भरपूर सपोर्ट की गई है, अफरादी कुव्वत भी दी गई है और वैसे भी सपोर्ट की गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को। यहाँ से मुस्लिम कभी एएनपी जीती तो नहीं है, मगर एएनपी का एक वोट बैंक जरूर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इत्तेहाद टाउन का एरिया है, रशीदाबाद का एरिया, नेवल कॉलोनी का एरिया, ये वो एरिया है। इस वक्त नाज़रीन इस पर एनालिसिस करेंगे ज़राअत के मेजबान डॉन की साफी मुबश्शिर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुबश्शिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी तक जो ट्रेंड आपको सामने दिख रहा है उससे क्या ये अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट है, शॉकिंग इसे कह सकते हैं, सरप्राइजिंग कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ इज ट्रेलिंग बिहाइंड, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिजल्ट? देखिए, मेरे ख्याल में काफ़ी लोग ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यहाँ जो है पीटीआई का जीतना बहुत मुश्किल है, और अब जो नताइज सामने आ रहे हैं तो लगता है कि पीटीआई रेस से बिल्कुल आउट है। और इस वक्त जो मेन मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान है। बहुत क्लोज मुकाबला चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जमात आप कह सकते हैं कि आगे जा रही है, मगर MQM पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और उसके बाद पीटीआई का नंबर आ रहा है। तो सोच लें, इसका मकसद ये है कि पीटीआई को तो आप राइट ऑफ कर दें रिज़ल्ट से। तो जो मेन मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है। और जैसे हमने पिछले इलेक्शंस में देखा था 500 वोट से हारे थे शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त भी नून लीग ये कहती थी कि हमारे जो वोट ज़्यादा थे वो बहरहाल कम हुए, जो भी हुआ। लेकिन फैसल वाउडा ने जिस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को ट्रीट किया, जब वो इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए गए तो उन्होंने बहुत वादे किए, बहुत जो है उनको सब्ज़ बाग दिखाए, मगर जब इलेक्शन हो गए और वो मिनिस्टर बन गए तो वो लौट कर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आए। और आपको पता है फैसल वाडा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के रिहायशी भी नहीं हैं, वो डिफेंस में रहते हैं, और उनका लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल अलग है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, जहां लोग बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरस रहे हैं। पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है और बहुत से मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा लोगों ने ये देखा कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए, तो उन्होंने अपना वोट जो है वो दूसरी पार्टियों की तरफ मोड़ा, जिसमें मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। और तारीखी कामयाबी हासिल की थी गुज़श्ता 2018 के इंतखाबात में। इट्स टू अर्ली, अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ट्रेंड्स हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त होगा इस हल्के के रिजल्ट को ये कहना कि ये पूरी कराची का मूड एक तरह से रिफ्लेक्ट करेगा जो भी रिजल्ट सामने आया? कबल वक्त है, मगर इंडिकेशन यही है आदिल के लग ये रहा है कि कराची में लोग मायूस हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस शहर ने गुज़िश्ता जो इंतखाबात थे एक बड़ा वोट दिया पीटीआई को। उस पर एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन लोग बाहर निकले पीटीआई के लिए और उन्होंने वोट दिया। 14 MNAs यहाँ से मुंतखब हुए, तो एक तरह से क्लीन स्वीप कर गई थी। मगर उसके बाद हमने देखा कि कराची के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि यहाँ सिंध गवर्नमेंट है, वो कहते रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सूबाई हुकूमत है। फिर बल्दियाती हुकूमत जो थी वो MQM के पास थी, वो वजह बनी। मगर जो भी वजह बनी, जाहिर है ये चीज़ें आप जाके वोटर को नहीं बता सकते। वोटर को अपनी मुश्किलात का हल चाहिए। वो आपसे कहता है अगर कि आपको कोई पानी का मनसूबा आप लगा देते, कोई वहाँ पर और कोई सहूलियात दे देते, कुछ सड़कें बेहतर कर देते, तो फैसल वाउडा साहब ने कुछ नहीं किया, बल्कि वो इस्लामाबाद में ही रहते थे, वहाँ ज़ाहिर मिनिस्टर थे। यहाँ पे नाज़रीन, फिर ब्रेक के बाद मुबश्शिर ज़ैदी हमारे साथ कोशिश करेंगे कि हम उम्मीदवार हों या उनकी पार्टी के, शायद हमें मोहम्मद जुबैर साहब जो कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान है और इस वक्त कराची में ही मौजूद है, यानी 249 में, उनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेकिन वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला जो तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुका है और रिजल्ट्स इस वक्त आ रहे हैं। हमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब ने ज्वाइन किया। जुबैर साहब, आपकी पार्टी के पास क्या इतलात हैं? कितना रिजल्ट आपके पास आ चुका है, जो ऑब्वियसली गैर सरकारी गैर हतमी होगा फिलहाल, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जीत जाएंगे या बाकी पीछे से पार्टियां आगे निकल सकती हैं? अभी रिजल्ट्स बाकी हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि जब से काउंटिंग शुरू हुई है और तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन का जो रुझान रहा है उसको देखा जाए, शाम पर 6 बजे से रिजल्ट आने शुरू हुए, तो PMLN अल्लाह का शुक्र है सबसे आगे है और मार्जिन बढ़ता चला गया है, काफी वाइड है इसको मार्जिन, और इसको प्रॉपर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरा आपने कहा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कुछ हो सकती है। और दूसरी चीज जो वादे है वो PTI की शिकस्त है और शिकस्त से फाश है, बल्कि वो नीचे से सबसे नंबर 1 है और जाहिर सी बात है इत्तेहादी पार्टी में वो नंबर 5 है। ये रिजल्ट मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म, मैं हर जगह ये कह रहा हूँ कि ये वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ना कि मैं मगरिब को सबसे अच्छी तरह समझता हूँ, तो अगर वो मगरिब को सबसे अच्छी तरह समझते हैं तो वहाँ के जो वज़ीर आज़म होते हैं जब उनको इतनी बुरी शिकस्त होती है, और ये सिर्फ कराची की बात नहीं, नौशहरा, वज़ीराबाद, डस्का, हर जगह, तो उसके बाद वज़ीर आज़म का कोई हक नहीं होता कि वो 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत रहे। उससे ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि आज रात ही वो अपने दस्त को मान लें। हम 2018 को उनको याद नहीं दिलाएंगे, लेकिन अगर वो इसको वापस अवाम के पास जाने के लिए तैयार होते हैं कि जी ठीक है, अवाम की उन्होंने कोशिश की, जो भी किया था उनको जबरदस्ती बिठा दिया गया था, उसके बाद उनका जो इस वक्त सिचुएशन है, तो अगर रिजाइन करके अवाम के पास जाएं और जनरल इलेक्शन कॉल करते, दिस इज द ओनली वे आउट फॉर इमरान खान। वैसे जुबैर साहब पे तो ज़िमनी इंतखाबात है, इससे पहले भी हो चुके हैं, हुकूमतें हारती भी है जीतते भी हैं। अब एक ज़िमनी इलेक्शन पे कैसे? वो तो कहते हैं जी मुझे 5 साल का मैंडेट मिला है, वो अभी 3 साल उनके पूरे हुए, 2 साल उन्होंने मजीद काम करने थे, उसके बाद उनको अवाम इलेक्शन में जज कर लेंगे। एक ज़िमनी इलेक्शन आप जीतने जा रहे हैं, अभी वो भी कंफर्म नहीं है और आप इस्तीफा मांग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से। 4 तो इलेक्शन जो है वो PMLN है, 2 या 3 पार्टी जीती है, एक और ऑपोजिशन जमात बलोचिस्तान में। मतलब हर एक बाय इलेक्शन अगर आप हुकूमत की पार्टी हारे, पाकिस्तान की आप तहकीक करते तो पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी के लिए बाय इलेक्शन हारना और एक के बाद दूसरा बाय इलेक्शन हारना और एक सूबे में हर सूबे में हारना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। पीपल हैव स्पोकन, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल। अगर वो नहीं सुनेंगे, और ये तो सिर्फ एक हम बाय इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वैसे भी उनको मुस्तफी होने जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो देखते हैं कि जो बाकी जो मईशत के हवाले से उन्होंने कबाड़ा निकाला पाकिस्तानी अवाम का, बेरोजगारी और गुर्बत और महंगाई। अच्छा
जुबैर साहब ये बताइएगा कि अब अच्छी बात है, आप अगर इलेक्शन जीत रहे हैं और खुश आपको होना भी चाहिए, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपका तो बड़ा एक उसूली मौक़िफ़ है कि इन असम्बलियों से बाहर निकलना चाहिए, इस्तीफे दे देने चाहिए। पीपल्स पार्टी के साथ भी इख्तिलाफ इसी वजह से बना, तो फिर तो आपको ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए इस रिजल्ट पर। मतलब आप देखें ना, पीपल्स पार्टी शुरू से ये कह रही थी अवाम के पास जाएं, बाइकआउट ना करें, इलेक्शन लड़ें, इस्तीफे ना दें। तो पीपल्स पार्टी का जो मौकिफ है, उसूली मौकिफ, वो दुरुस्त साबित हुआ। आप आज मान गए हैं कि अगर इमरान खान को हम शिकस्त दे सकते हैं तो यही एक तरीका है, उसको आईना अगर दिखा सकते हैं। किया था पीपल्स पार्टी की इस पॉइंट से कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, तो उस वक्त हमारा ये क्लियर कट मौक़िफ़ ये था कि ज़िमनी इंतखाबात में अगर हम जीते हैं तो उससे जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है उसको बहुत तक़वियत मिलेगी कि जी हम जलसों में, रैलीज में ये नारा लगा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ का बयानिया लेके जा रहे हैं। अवाम क्या सोचते हैं? एक तो रैलीज में और जलसों में उन्होंने आके भरपूर अंदाज में अपना तारीफ की। दूसरी बात यह कि बाय इलेक्शन हमारे लिए एक ऐसा मौका था, अगर आप मेरा कोई भी इंटरव्यू 2-3 महीने पहले का उठाएंगे तो हमने बार बार ये कहा था कि ये एक तस्वीर मिलेगी कि बाय इलेक्शन में कि अवाम किस तरफ खड़े हैं और हुकूमत किस तरफ खड़ी है। तो आज के रिजल्ट के बाद एक बार फिर ये प्रूव हो गया, एक बार फिर कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ नहीं है, बल्कि वो मियां नवाज थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। मुबशर जैदी साहब, एक बड़ा अहम सवाल, टाइम भी हमारे पास खत्म हो रहा है, लेकिन पीडीएम कहाँ गई? इस्तीफे देंगे, इस्तीफे खत्म हो चुके, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च करेंगे, वो भी खत्म हो गया। मरियम नवाज कह रही है इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने देने चाहिए। तो जो पीडीएम का एक बयानिया था जिसके लिए पीडीएम बनी, वो तो तकरीबन हवा में उड़ गई, तो पीडीएम भी तकरीबन खत्म ही हो चुकी है। जी बिल्कुल आदिल, मेरे ख्याल में पीडीएम तो अब थिंग ऑफ द पास्ट ही है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी ये इंदिया तो दिया है कि वो इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने देंगे। इसका मतलब है कि अगर फजलुर रहमान साहब अब कोई तहरीक चलाते हैं तो शायद नून लीग भी उनके साथ उस तरह से खड़ी ना हो। तो पीडीएम का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, मगर ओवरऑल जो इशारे हैं, आपने देखा कि सिंध में पीपल्स पार्टी गेन कर रही है, पंजाब में नून लीग गेन कर रही है, और नून लीग ने नौशहरा जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड में नकब लगाई है पीटीआई के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसमें। तो ये सारी इंडिकेशंस यही हैं कि पीटीआई इस वक्त जो हुक्मरान जमात है वो ग्राउंड लूज़ कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत सोचने का मकाम होना चाहिए पीटीआई वालों के लिए कि क्या हुआ कि 2.5 साल के अंदर जो एक सेंटिमेंट था उनके हक़ में वो यकसर उलट चुका है, और अब लोग जो हैं बहुत तंग हैं उनसे। वजह ज़ाहिर है माशी है, महंगाई है, और जिस तरह से हुकूमत ने पैकेज कराची का अनाउंस किया वो अभी तक कागज़ों तक महदूद है, उसमें कुछ नहीं आ रहा, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। और कराची जैसा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इस वक्त सियासी तौर पर यतीम है। उस शहर ने पीटीआई को वोट दिए, 14 एमएनएस इलेक्ट कराए, इन रिटर्न उस शहर को पीटीआई की तरफ से कुछ नहीं मिला। इसी से जुड़ा मेरा एक ज़िमनी सा सवाल मैं करूंगा कि क्या ये जो पीटीआई की, जिस तरह आप बता रहे हैं कि मकबूलियत कम होती नजर आ रही है, ये नेचुरली भी होता है पाकिस्तान में, हुकूमत 3 साल पूरे करे तो वो उसका पॉपुलैरिटी डिक्लाइन पे शुरू हो जाती है। क्या ये वजह है या ये परफॉर्मेंस रिलेटेड वजह है जिसकी वजह से पीटीआई मकबूलियत खो रही है? अगर आप सिर्फ कराची की बात करें ना तो परफॉर्मेंस रिलेटेड है, और कराची के अवाम जो हैं वो सबसे ही तंग है। ना सूबाई हुकूमत ने कुछ किया, ना जो लोकल गवर्नमेंट थी एमक्यूएम की उसने कुछ किया, और जो पीटीआई के 14 एमएनएस थे उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। तो इस शहर को एक पावरफुल मेयर की ज़रूरत है। अभी तक किसी जमात के पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो बल्दियाती इंतखाबात कराची में जीत के अपना मेयर लेके आ सके। अब कराची में तो बहुत खिचड़ी पक्की हुई है, और वो आपको इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 249 उसमें उसका अक्स नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी वोट ले रही है, नून लीग भी वोट ले रही है, साथ ही कलअदम तहरीक लब्बैक को भी वोट पड़ रहे हैं, एमक्यूएम को भी वोट पड़ रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल भी कूद गए हैं बीच में, तो सबको वोट्स पड़े हैं। तो लोग अभी तक क्लियर नहीं हैं कि कौन सी ऐसी जमात हो सकती है जो कराची के अवाम के लिए, कराची के शहरियों के लिए बेहतर साबित हो। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई ऐसी क्लैरिटी आई है, कन्फ्यूजन अपनी जगह बरकरार है।
चले मुबश्शिर ज़ैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन, आपने सुना जो भी अभी तक तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन लग ये रहा है कि अवाम जो है वो इतने मुतमिन नहीं है तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस से। उन्हें जरूर इस पर सोचना चाहिए और आज का रिजल्ट जो है वो एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए तहरीक इंसाफ के लिए। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम से मेरी इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।